आइए एक बार फिर से पार्ट 3 में यानी कि हमारे अधिगम के भाग 3 में देखते हैं अधिगम यानी सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। जो इसके पहले हमने चर्चा किया था कि सीखना किसे कहते हैं या सीखने की कुछ विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा किया था। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो कुछ भी हम सीखते हैं क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे सीखने को प्रभावित करते हैं, यानी कि हमारा सीखने का स्तर कम हो जाता है या हम नहीं सीख पाते किसी कारणवश। तमाम चीजें लोगों के पास है। यदि किसी व्यक्ति से पूछा है कि आप सफल क्यों नहीं हुए, आप पढ़ क्यों नहीं पाए, तो लोग तमाम तरह की मजबूरियां बताते हैं कि मेरे पास गरीबी थी, पढ़ने का मौका नहीं था, काम बहुत करना पड़ता था इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। ठीक उसी प्रकार हम पढ़ाई के अलावा अन्य कोई कार्य जब सीखते हैं, कोई भी कार्य यदि हम सीखते हैं तो हमारे मार्ग में तमाम तरह की बाधाएं आती हैं जो हमको सीखने से रोकती हैं। उन बैरियर्स को पार करके वो सीखना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसी बाधाएं जो लगभग सबके जीवन में आती हैं और उन बाधाओं के बारे में चर्चा करेंगे, उन बैरियर के बारे में चर्चा करेंगे। वो कौन कौन सी बाधाएं हैं, वो कौन कौन से प्रभावित कारक हैं जो सीखने के रास्ते में एक बाधकता होते हैं, एक रुकावट लाते हैं। तो अर्थात सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला कारक है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। जी हाँ, अगर हम माने कि व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो हर चीज को सीख सकता है, सीखने के लिए प्रयास कर सकता है। हम किसी क्लासरूम में बच्चे को खूब अच्छे तरीके से, खूब अच्छी शिक्षण विधि से प्रोजेक्ट बना के खूब अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन यदि बच्चे के पेट में दर्द हो, वो शारीरिक रूप से ठीक ना हो, तो क्या वो हमारी बात को सीख पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि वो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है। अगर मान लेते हैं बच्चा शारीरिक रूप से ठीक है, घर से वो बहुत मार खा के आया है, उसकी बहुत पिटाई हुई है, बार बार दिमाग उसको घर के मार खाना ही याद आ रहा है, तो अगर वो मानसिक रूप से भी परेशान है तो भी सीख नहीं सकता। खाली पिटाई की बात नहीं, अगर बच्चे के घर में माता पिता लड़ाई किए हो या बच्चे घर में कोई द्वेष कले या कोई विवाद चल रहा हो और बच्चा विद्यालय में बैठा हो, वो शारीरिक रूप से फिट है, शारीरिक रूप से विद्यालय में बैठा है, लेकिन मानसिक रूप से वो फिट नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। उसका दिमाग बार बार घूम फिर के अपने घर की तरफ जा रहा है, घर के लड़ाई झगड़ों में या घर की चिंताओं में जा रहा है। अतः किसी भी चीज को सीखने के लिए हमारा, आपका या हमारे किसी भी बच्चे का या किसी छात्र का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होना बेहद जरूरी है। अगर हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो किसी भी विषय वस्तु को बड़े जल्दी से, बड़े सुचारू रूप से, बड़े सरल ढंग से सीख सकते हैं। अब बात करें सीखने की इच्छा। यदि व्यक्ति में या किसी बालक में किसी कार्य को सीखने की इच्छा ना हो, वो सीखना ही नहीं चाहता हो, तो आप लाख तरीके अपनाएं, लाख तरीके से सिखाएं, वो सीख नहीं सकता। यदि किसी को तैरना सिखाना हो और उसके अंदर तैरने की इच्छा ना हो, वो तैरना नहीं चाहता, पानी से बहुत डरता है, और आपने उसे पानी में फेंक दिया, 2-4 बार पानी पिएगा, आप डर के मारे उसको उठा के ले आएंगे, ये तो सीख नहीं पा रहा है। लेकिन उसके पीछे कारण जानने की कोशिश करिए कि उस बालक की सीखने की इच्छा नहीं है। कई बार हम अपने बच्चे को होनहार बनाने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराते हैं, बीटेक करा दो, बीई करा दो, बच्चा इंजीनियर बनेगा, लेकिन क्या आपने कभी बच्चे से पूछा कि उसकी इच्छा क्या है? बच्चे को बीएससी मैथ कराने से पहले आपने पूछा कि क्या मैथ पढ़ने की उसकी इच्छा है? आजकल हर जगह सोशल मीडिया में चल रहा है कि हम अपने बच्चों को उसकी इच्छा के अनुरूप उनको उनकी इच्छा के आधार पर पढ़ाएं। बच्चों से पूछें कि तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं। अगर सही मायने में कहें तो बच्चों को बचपन में पढ़ने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम बच्चों को मोटिवेशन के आधार पे, उनको उनके रुचि के आधार पे कुछ न कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, और उनके अंदर जो सीखने की इच्छा जागृत हो रही है, उस इच्छा के आधार पर उनको सिखा सकते हैं। लेकिन जिस कार्य में बच्चे की रुचि ना हो, बच्चे की इच्छा ना हो सीखने की, इसको हम इच्छा या रुचि भी बोल सकते हैं, सीखने की इच्छा या रुचि। अगर बालक की रुचि नहीं है, बालक की इच्छा नहीं है, तो वो किसी भी काम को कदापि नहीं सीख सकता। किसी चीज को जबरदस्ती आप नहीं सिखा सकते। हाँ, कुछ मिथ्या है, 2-4 बातें आदमी को मजबूरी में सीखनी पड़ती है, बालक सीखेगा पर मजबूरी में, स्लो में, धीरे धीरे सीखेगा। अब बात करें तीसरे पॉइंट, परिपक्वता के बारे में, मतलब मैच्योरिटी। अगर व्यक्ति अपने उम्र के हिसाब से वो बात को सीख रहा है तो ठीक है, लेकिन बच्चा किसी विषय वस्तु को, किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार नहीं है। हम बात कर रहे थे मैच्योरिटी के बारे में कि जब बच्चा परिपक्व नहीं किसी काम करने के लिए, जैसे मान के चलते हैं कि बच्चे की आयु बड़ी छोटी है, वो साइकिल के बोझ को संभाल नहीं पा रहा है, वो मैच्योर नहीं हुआ साइकिल चलाने के लिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसके उम्र के पेरेंट्स को सिखाने की कोशिश करते हैं और साइकिल चलाने देते हैं, तो शायद बच्चा सीख ना पाए।
उसके सीखने के मार्ग में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आएंगी। वो साइकिल लेके गिरेगा, साइकिल के बोझ को ढो नहीं पा रहा है और आप उसको साइकिल सिखा रहे हैं। अगर बच्चे मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो उसको आप तीसरी क्लास के बच्चे को 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, अभी वो उतना बड़ा मेच्योर नहीं हुआ कि इतना हाई लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ पाए या उतनी बड़े इक्वेशन को हल कर पाए। इसलिए बच्चे की परिपक्वता के हिसाब से उसको ज्ञान दिया जाए तो बेहतर है। कुछ बच्चे कम आयु में अधिक परिपक्व हो जाते हैं और कुछ बच्चे अपने आयु से विलंब काफी लेट होने के बाद परिपक्व होते हैं। तो हमको यहाँ आयु के बारे में कोई खास दिमाग नहीं लगाना है, हमको उनकी मेच्योरिटी देखना है, परिपक्वता देखना है कि कब बच्चा किस कार्य के काबिल बन जाना है। आगे बात करें बुद्धि के बारे में, तो ये सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है बुद्धि। अगर हम बात करें बुद्धि के बारे में तो बुद्धि एक सबसे बड़ा इफेक्टिव कारण है। हम यहाँ पे आयु, इच्छा सब कुछ छोड़ दें। अगर बच्चे की बहुत प्रबल इच्छा है सीखने की, उसकी आयु भी ठीक है, उसका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक है, पर उसकी बुद्धि अगर ठीक नहीं है तो शायद वो कार्य को नहीं सीख सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे बुद्धि पर डिपेंड करती है, जिसको मस्तिष्क, मन, स्मृति, मेमोरी, बुद्धि, आप जिस शब्द में समझे। अगर बच्चे की बुद्धि स्वस्थ है, बुद्धि ठीक है और वो शारीरिक रूप से थोड़ा सा परेशान भी होगा तो भी अपने बुद्धि का सदुपयोग करके वो सीख जाएगा। लेकिन ऊपर की सारी बातें, बच्चा परिपक्व है, उसकी सीखने की इच्छा भी है, रुचि भी है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, पर उसकी बुद्धि कमजोर है, तो शायद वो बच्चा सीखने में कहीं ना कहीं उसको बाधा आएगी और वो किसी भी विषय वस्तु को बहुत धीरे से सीखेगा या बहुत कई बार सिखाने के बाद सीखेगा, या हो सके तो उसकी बुद्धि कमजोर होगी तो शायद नहीं सीखेगा। आपने अपने पास पड़ोस में कई ऐसे बच्चों को देखा होगा जिनकी उम्र 12-15 साल हो गई हो, फिर भी वो छोटे बच्चों से बात करते हैं, छोटी छोटी बातों को सीखते हैं, मतलब वो उनकी बुद्धि ठीक नहीं है। इसलिए बुद्धि का बेहतर होना भी बड़ा जरूरी है हमारे सीखने में। अब बात करते हैं आकांक्षा का स्तर। अगर हमारे अंदर सीखने का जज्बा है, सीखने की आकांक्षा है, तो हम हर विषय वस्तु को सीख सकते हैं। हमारी बुद्धि ठीक है, मैच्योरिटी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज जरूरी है, आकांक्षा, हमारा ललक, सीखने के प्रति हमारी ललक। आपने एक नाम सुना होगा एकलव्य के नाम। एकलव्य के पास कोई गुरु नहीं थे, लेकिन उन्होंने केवल मात्र उनकी आकांक्षा का स्तर इतना उच्च था, उनके अंदर सीखने की इतनी बड़ी ललक थी कि उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उनकी मूर्ति से शिक्षा लेना शुरू किया। आप सोच के देखिए, मूर्ति एक शब्द बोल नहीं सकती, ना वो ये बोल सकती कि बाण को इस तरीके से छोड़ो या कमान को ऐसे पकड़ो, फिर भी उनके मन में इतनी ललक थी सीखने की कि उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर और सीखना शुरू कर दिया और विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर कहलाए। अगर गुरु द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा गुरु दक्षिणा में नहीं मांग लिया होता तो एकलव्य दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर थे। अब बात करते हैं आनुवंशिकता के बारे में। कुछ बच्चों की आनुवंशिकता यानी कि उनके माता पिता की बुद्धि कमजोर होती है, माता पिता मंद बुद्धि के होते हैं, कमजोर होते हैं सीखने के मामले में, तो बच्चा भी आनुवंशिक रूप से उनका असर पड़ता है और बच्चे थोड़ा सा धीरे से सीखते हैं। ये मेजर कारण है आनुवंशिकता। अगर माता पिता मूर्ख होते हैं, निम्न बुद्धि के हीन होते हैं, तो बच्चे भी संभवतः कहा जाता है कि बच्चे की बुद्धि भी कम होती है। लेकिन वर्तमान युग में प्रशिक्षण और अभ्यास के माध्यम से उनके आनुवंशिकता के लक्षण को कम करते हुए उन्हें भी बेहतर इंसान बनाया जा सकता है, उन्हें भी सामान्य व्यक्तियों की श्रेणी में खड़ा किया जा सकता है। अब हम बात करें अगले बिंदु वातावरण के बारे में, तो वातावरण भी एक अच्छा प्रभावित करने वाला कारक है। हम किसी विषय वस्तु को यदि सीख रहे हैं और हमारे वातावरण में ढेर सारा शोरगुल हो रहा है, कोलाहलपूर्ण वातावरण है, बहुत शोरगुल हो रहा है, तो शायद शोरगुल हमको प्रभावित करे सीखने के लिए। हम किसी की आवाज को ढंग से सुन नहीं पाते, किसी के कमांड को ठीक से नहीं सुन पाते, कब क्या करना है वो सुन नहीं पाते। तो जो वातावरण है वो भी बड़ा प्रभाव करता है सीखने के ऊपर। अगर आवाज की बात करें कि हम एक कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, वहां कमरे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो शायद हमको सीखने में थोड़ी सी हिचक लगती है, थोड़ी सी बाधा उत्पन्न होती है, हम किसी विषय वस्तु को अच्छे से सीख नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन क्या है, गर्मी के मारे हम परेशान हैं। या तो अत्यधिक ठंडी हो सकती है तो भी ठंडी से हम सिकुड़ते होते हैं और किसी विषय वस्तु को सीखने में हमें परेशानी होती है। अतः हम कह सकते हैं कि वातावरण भी एक बड़ा इफेक्टिव फैक्टर है, हमारे सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक मुख्य मुद्दा है वातावरण। अगली बात है सीखने की अवधि। हम जब किसी विषय वस्तु को सीखते हैं और सीखने के बाद जब लगातार सीखते हैं, हम चाहते हैं कि वो चीज कितना जल्दी हम सीख लें, चाहे वो साइकिल चलाना हो, चाहे वो कार ड्राइविंग हो, मोटरसाइकिल ड्राइव करना हो, हमारे अंदर एक ललक होता है कि हम बहुत जल्दी इसको सीख के और सबके सामने चलाएं और अच्छा लगता है सबको। लेकिन उस एक
टाइम होता है, एक समय के बाद व्यक्ति थक सा जाता है। आप किसी व्यक्ति को लगातार पढ़ा रहे हैं या लगातार सिखा रहे हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, एक ऐसा समय आता है जब व्यक्ति सीखते सीखते शिथिल हो जाता है और थक जाता है। अगर सीखने का समय बहुत लंबा कर दिया जाए, यानी कि सीखने की अवधि बहुत लंबी बढ़ा दी जाए, तो भी व्यक्ति को सीखने में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए प्रत्येक सीखने के समय अंतराल के बाद एक छोटा सा विराम चाहिए, ताकि व्यक्ति फिर से रिफ्रेश होकर, तरोताजा होकर, नए बुद्धि विवेक के साथ उस कार्य को अच्छे से सीखना शुरू करे। क्योंकि सीखने की अवधि अगर लंबी होगी तो शायद वो हमारे सीखने को प्रभावित कर सकती है। आगे बात करें सीखने की विधि, सिखाने की विधि। जो हमको सिखाने वाले व्यक्ति हैं, जिनसे हम सीख रहे हैं, हम अज्यूम करते हैं हमारे शिक्षक, हमारे ट्रेनर, हमारे ट्यूटर, जो हमको सिखाने वाले हैं, अगर उनके सिखाने का तरीका ठीक नहीं है तो भी हम उस विषय वस्तु को लेट से सीखेंगे या फिर सीख नहीं सकते। वो भी एक प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। हम अक्सर देखते हैं कि छोटे बच्चों को कोई कहानी कविता सुनानी होती है तो बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से सुनाते हैं। उनके दिमाग में किस तरह की फीडिंग करें कि बच्चा जल्दी से सीख जाए। छोटे छोटे मैथ के सवाल को बच्चों को खेल खेल में सिखाते हैं, क्योंकि सिखाने की अच्छी विधि है। उस विधि से बच्चे का विकास जल्दी होता है, बच्चे उस बात को जल्दी पकड़ते हैं। आप आजकल के आधुनिक जीवन में देख रहे हैं, स्कूलों में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बच्चों को कुछ एक्टिविटी कराई जाती है, उस एक्टिविटी के माध्यम से अगर सिखाया जाए तो बच्चे शायद जल्दी सीख जाते हैं। इसलिए सिखाने की जो विधि है वो हमारे सीखने को बड़ा ही प्रभावित करती है। अगर विधि बेहतर होगी तो हम बहुत जल्दी और बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे और वो हमारी स्मृति में लंबे समय तक चलती रहती है। आगे बात करें स्मृति। अभी मैं चर्चा कर रहा था कि अगर सिखाने की विधि अच्छी हो तो वो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में लंबे समय तक सेव हो जाता है और जब चाहे तब उस स्मृति का इस्तेमाल करके उस सीखे हुए विषय वस्तु की पुनरावृत्ति हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्मृति के बारे में, हमारी मेमोरी के बारे में। हम मानते हैं कि हमारी बुद्धि ठीक है, हम मेच्योर हैं, हम शारीरिक मानसिक रूप से भी ठीक है, हम आनुवंशिक रूप से पिछड़े नहीं है बल्कि सामान्य है। सब कुछ ठीक होने के बाद अगर हमारी मेमोरी ठीक नहीं है तो भी हमारा सीखना शायद सार्थक नहीं होगा। आपने एक फिल्म देखी हुई 3 इडियट, शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में सुना होगा कि उसको कोई भी विषय वस्तु 15 मिनट तक याद रहती थी। अगर हमारी मेमोरी भी ऐसी हो जाए तो भी सीखने के लिए प्रभावित हो सकता है। क्षमा चाहूंगा मित्रों, वो मूवी शायद 3 इडियट नहीं बल्कि गजनी थी, जिसमें आमिर खान शॉर्ट टर्म मेमोरी था, जो हर 15 मिनट के बाद अपनी बात को भूल जाता है। हमारा सब कुछ तरीके से ठीक होने के बावजूद भी अगर हमारी स्मृति यानी कि मेमोरी कमजोर है, हम किसी विषय वस्तु को सीखते हैं और सीखने के बाद उसको लंबे समय तक के लिए सेव नहीं कर पाते हैं, आवश्यकता पड़ने पर रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो शायद हमारा सीखना व्यर्थ हो जाता है और ये हमारी मेमोरी भी हमारे सीखने को बड़े बेहतर ढंग से प्रभावित करती है। अब बात करें एकाग्रता, जबकि इस एकाग्रता को हमको सबसे ऊपर लेना चाहिए, सबसे प्रथम वरीयता देना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन। अगर किसी विषय वस्तु को हम बड़े ही कॉन्सेंट्रेट होकर एकाग्रता के साथ सुन के बिल्कुल ध्यान लगा के सुनते हैं तो उस विषय वस्तु को कम से कम प्रयास में सीखा जा सकता है। लेकिन अगर हम शारीरिक रूप से क्लासरूम में है या उस चीज को सीख रहे हैं पर मानसिक रूप से कहीं और भटक रहे हैं तो शायद वो सीखना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसीलिए कहा गया है कि सीखने की सबसे पहली इकाई है कॉन्सेंट्रेशन। आपके पास एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी विषय वस्तु को आप एकाग्रता के साथ सीखेंगे तो कम समय में बेहतर अधिगम कर पाएंगे और एक अच्छे लर्नर कहलाएंगे। और अंतिम तर्क की ओर चलते हैं। एकाग्रता के बाद संगति और मित्र मंडली। अब हम बात करें संगति और मित्र मंडली, इसको मैंने आखिरी बिंदु के रूप में रखा है, जो कि बिल्कुल एक सही बात है कि अगर हम किसी सीखे हुए विषय वस्तु को बार बार रिकॉल करते हैं, बार बार उसका उपयोग करते हैं तो लंबे समय तक याद रहता है। आपने देखा होगा कई बार महिलाएं घर में रोटियां बना रही है, डेली बना रही है, अच्छी रोटियां बना रही है, लेकिन अचानक 3 साल के लिए वो रोटी बनाना छोड़ दे, 2 साल के लिए रोटी बनाना छोड़ दे और 2 साल बाद वो पुनः प्रयास करे तो शायद रोटियों की क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं हो पाती है। तो हम अचानक सुनने में आता है कि बहुत दिन बाद हम ये काम कर रहे हैं तो शायद ये काम बिगड़ गया। तो उसमें एक संगति का फर्क होता है। हमने रोटी बनाने की संगति जो थी, जो कार्य का अनुभव था, उन्हें छोड़ दिया। अब बात करें मित्र मंडली, हम जो सीख रहे हैं क्लासरूम से सीख के आए और हमारे मित्र लोग बाहर आके उसको अलग बातचीत करके भुला दिए या वो अलग ही दुनिया में ले गए, वो अलग ही काम को सिखाते हैं, तो शायद हमारा सीखा हुआ वो काम नहीं आएगा। हमारे जैसे मित्र रहेंगे वैसी हमारी संगति, वैसी हमारी रंगति बनेगी। कहा गया है जैसी संगति वैसी रंगति।
जिस तरह की हमारी संगति होगी, अगर सीखने वालों के साथ हमारी दोस्ती आई रहेगी, अगर लोग पढ़ने वाले हमारे साथ हैं, लोग फास्ट लर्नर के साथ दोस्ती रहेगी, तो हम भी फास्ट लर्नर बनेंगे। और अगर भोंदू और पिछड़े बैक बेंचर के साथ हमारी दोस्ती रहेगी, तो जाहिर सी बात हम बैक बेंचर बनेंगे। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।